कैसे उदा अपने पिता की हत्या कर देता है, उसके बारे में हमने बात की। और फिर उदा का भाई शासक बन जाता है, और फिर उनके जो बेटे रहते हैं, तीन बेटे, पृथ्वीराज और राइमल और सांगा, तीनों में युद्ध होता है उत्तराधिकार के लिए। उसके बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है सांगा, और सांगा के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सांगा के बारे में आज हम थोड़ी सी बात करते हैं आगे। तो जो शासन काल रहता है किसका, सांगा का, सांगा बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक क्वेश्चन आने की संभावना सांगा के शासन काल से रहती है। उसके अलावा कुंभा के शासन काल से भी रहती है। तो इस पे थोड़ा फोकस करना है अपने को। तो सांगा, तो राणा संग्राम सिंह इसका नाम, अपन बोलते हैं सांगा। इसका शासन काल रहता है 1509 से 1528 ईस्वी तक इसका शासन काल रहता है। 1509 से और 1528 तक इसका शासन काल रहता है। किसका, तो सांगा का शासन काल रहता है। ठीक है, उसके बाद इतिहासकार हरविलास शारदा ने हिंदू पथराना सांगा नायक पुस्तक लिखी लिखी थी। ठीक है, जिसमें सांगा को हिंदू पथ कहा गया है। जो सांगा है, वो जो इतिहासकार हैं वो सांगा के ऊपर एक किताब लिखते हैं और इसको हिंदू पथ कहा है, हिंदू राजा कहा है। ये हिंदू राजा था, सर्वश्रेष्ठ राजा था। आगे हम बात करेंगे कि कैसे ये बाबर से युद्ध करता है और ये हर युद्ध में विजय रहता है। बस खानवा का युद्ध जो बाबर अपनी गलत गतिविधियों से युद्ध के की गलत गतिविधियों से युद्ध लड़ता है, और खानवा के युद्ध में राणा सांगा जो है वो हार जाते हैं। हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। और अलग अलग प्रकार से एक ऐसा वीर योद्धा जो मेवाड़ साम्राज्य में हुआ है, जिसने सारे राजाओं को एकत्रित कर कर और खानवा का युद्ध किया था, वो ऐसा युद्ध रहा है। तो इतिहास में राजस्थान में कभी भी सारे राजा ऐसे मिलकर युद्ध नहीं किया जैसे सांगा के शासन काल में करते हैं। ये हम अभी आगे बात करते हैं। उसके अलावा कहा जाता है कि मृत्यु के समय सांगा के शरीर में 80 घाव थे। कितने घाव थे, 80 घाव सांगा के शरीर में थे। फिर भी यह युद्ध से न घबराया और कहा कि मुझे बाबर के सामने ले चलो। ऐसा वीर योद्धा हुआ है। इस कारण जेम्स टोड ने सांगा को भग्नावशेष सैनिक और खंडित कहा है। सैनिकों का भग्नावशेष कौन कहता है, तो कर्नल जेम्स टोड इसको सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं। बाबर ने अपनी पुस्तक आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में सांगा को मेवाड़ राज्य का उल्लेख किया है। उसमें किया है किसने, तुजुक ए बाबरी में कौन करता है, बाबर। सांगा व मेवाड़ राज्य के उल्लेख करता है। कितने, 7 शासकों का इसमें वर्णन दिया गया है। कितने शासकों का वर्णन देते हैं, 7 शासकों का वर्णन देते हैं। ठीक है, सांगा के बड़े भाई जो थे कुंवर पृथ्वीराज प्रथम, इतिहास में इनको उड़ना पृथ्वीराज भी कहा गया है। अपन ने इससे पहले वाली क्लास में बात की थी कि जो सांगा के भाई थे उड़ना पृथ्वीराज, वो बहुत वीर योद्धा हुए और उनके साथ संघर्ष किया था कि किस प्रकार पृथ्वीराज जो सांगा की एक आंख फोड़ देते हैं, और उसके अलावा सांगा की एक आंख चली जाती है उत्तराधिकार संघर्ष में। और फिर पृथ्वीराज को जो उनके जियाजी थे वो विष के लड्डू, जहर के लड्डू खिलाकर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसका भी उल्लेख है इसमें कि पृथ्वीराज को उड़ना पृथ्वीराज कहते हैं साहब। बहुत लोकप्रिय था ये, और हर युद्ध इसने भी विजय रहे। उसके बाद ये पृथ्वीराज प्रथम की बात हो गई। और सांगा का शासक बनने से पूर्व अपने भाइयों के साथ उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। अपन ने अभी बात की थी कि तीनों भाई लड़ते हैं कि मैं शासक बनूं, मैं शासक बनूं, ऐसे हो जाता है। ठीक है, सांगा को अजमेर के करमचंद पवार ने अजमेर के निकट श्रीनगर के यहाँ शरण दी थी। कौन देता है, अजमेर का जो करमचंद पवार था उस सांगा को, इन तीनों भाइयों में लड़ाई होती है और जो करमचंद पवार रहते हैं अजमेर के, वो इसको शरण देते हैं, सांगा को रखते हैं अपने साथ। उसके अलावा हम आगे बात करें तो राणा सांगा ने निम्न युद्ध लड़े थे। अब यहाँ से राणा सांगा के युद्धों का उल्लेख होता है। उस समय भारत में दो शक्तियां थी, राजस्थान में राजपूत और लड़े थे। राणा सांगा था। अब कौन कौन से युद्ध लड़े उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये लड़ते हैं प्रथम जो गागरोन का युद्ध। गागरोन कहाँ पड़ता है, अपने झालावाड़ में गागरोन पड़ता है। गागरोन का दुर्ग जो जल दुर्ग अपन कहा जाता है।
और ये यूनेस्को में भी सम्मिलित हैं। तो ये युद्ध कब लड़ा गया? 1517 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा गया। किससे? मालवा के शासक था राणा सांगा, और मालवा का जो सुल्तान था कौन था? महमूद खिलजी सेकंड। ठीक है। उसके अलावा चंदेरी का शासक मेदिनी राय, इससे भी युद्ध होता है, और जो शासक बन जाता है वो कौन बनता है? वो सांगा शासक बन जाता है। ठीक है। उसके अलावा हम बात करें आगे, तो विजेता कौन रहता है? राणा सांगा इसमें विजय रहता है। ठीक है। तो दो शक्तियां कौन कौन सी हुआ करती थी उस समय? तो एक तो जो थे राजपूत थे, और एक अफगान हुआ करते थे। ठीक है। राजपूत, राजपूतों का शासक कौन? सांगा। और अफगान जो हुआ करते दिल्ली की सल्तनत पर शासक कौन थे? अफगानों का शासनकाल हुआ करता था। और हम बात करें तो आगे आता है खातौली और कोटा का युद्ध। कब होता है? ये 1518 ईस्वी में ये युद्ध होता है, खातौली का युद्ध। ठीक है। अब इसमें शासक कौन रहता है? राणा सांगा, और दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी यहाँ का शासक रहता है, दिल्ली का सुल्तान। दोनों के बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष। जो सांगा था उसने आधे भारत से ज्यादा एरियो पे अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। और कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि जो इब्राहिम लोदी है इसको भी हराकर सांगा ने दिल्ली के आसपास तक के गांव 200 गांव जीत लिए थे। किसने? सांगा ने। कितने? 200 गांव, रणथंबोर तक, यहाँ तक के जो गांव थे वो सांगा जीत लेता है। उसके अलावा इसमें विजेता कौन रहता है? तो राणा सांगा। खातौली के युद्ध, जो अपना कोटा है, यहाँ पर खातौली एक एरिया पड़ता है वर्तमान में, कोटा जिले में, वहां पर ये युद्ध होता है। कब होता है? तो ये 1518 में। इस खातौली के युद्ध में सांगा का एक हाथ कट गया था। सांगा जो था उसका एक हाथ कट जाता है इस खातौली के युद्ध में। इस युद्ध में 1518 में सांगा के बड़े पुत्र भोजराज की मृत्यु हो जाती है। जो ये युद्ध होता है इसमें सांगा का जो बड़ा बेटा रहता है भोजराज, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम आगे बात करें तो बांडी कहाँ पड़ता है? ये धौलपुर में। धौलपुर का युद्ध होता है 1519 में। ठीक है। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में के सेनापति मियां माखन खां के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा जाता है। सांगा और इसका जो सेनापति था मियां माखन, किसका? इब्राहिम लोदी का। दोनों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष होता है। कौन सा युद्ध बोलते हैं इसको? बांडी। कहाँ पड़ता है? ये धौलपुर में। इसमें कौन विजेता रहता है? तो सांगा। हर युद्ध में सांगा विजय रहा है, और खानवा के युद्ध में सांगा की विजय नहीं होती है। तो ऐसा पराक्रम वीर योद्धा था, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो एक युद्ध और आता है कि वो युद्ध है बयाना, जो वर्तमान भरतपुर में पड़ता है, और ये होता है 21 फरवरी 1527 ईस्वी को ये होता है। ठीक है। अब यही इसी समय भारत में दो शक्तियां कौन सी थी? एक तो राजपूत और दूसरी थी अफगान। ये दोनों का शासनकाल था उस समय भारत में। तभी एक तीसरा व्यक्ति बाहर विदेश से जो आता है वो कौन आता है? बाबर। बाबर आता है। अब बाबर की एंट्री होती है यहाँ से राजस्थान, भारत में, राजस्थान में। तो जो बाबर रहता है वो युद्ध करता है किससे? इब्राहिम लोदी से, और इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है। कौन? बाबर। बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित करने के पश्चात देखता है, और इब्राहिम लोदी और का जो भाई था वो सांगा को एक पत्र भेजता है। कहता है कि अपन दोनों की अब कोई दुश्मनी नहीं है। कोई विदेशी आदमी आए और यहाँ पर शासन काल करे ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए सांगा को पत्र लिख देता है। सांगा भी मित्रता कर लेता है किससे? राजपूत और अफगान आपस में मित्रता कर लेते हैं। तो जैसे ही राजपूत अफगान मित्रता करने के बाद ये दोनों एक हो जाते हैं। और यहाँ का जो शासक था इब्राहिम लोदी, इसने तो सांगा को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान शासक भी मान लिया था, क्योंकि एक वीर योद्धा था। और ये युद्ध होते इसमें सांगा जो रहता है ये हर युद्ध में इब्राहिम लोदी से विजय रहा है। उसके अलावा अच्छे से इसने अच्छी परफॉर्मेंस रही, इसको अच्छा कूटा, बढ़िया सब किया इसकी सेना ने। बहुत वीर योद्धा था सांगा। तो इसे इनमें मित्रता हो जाती है। और फिर उसके बाद बयाना भरतपुर 21 फरवरी। अब इब्राहिम लोदी को तो हरा कर बाबर
वहां पर अधिकार कर लेता है दिल्ली में, और धीरे धीरे ये जो रहता है, और ये राजस्थान में भी एंट्री करता है। कौन? बाबर। और राजस्थान का शासक कौन? सांगा। तभी ये एंट्री करते हैं, और फिर जो सांगा रहता है ये कहता है, जो बयाना एक स्थान पड़ता है भरतपुर, सांगा कहता है कि तेरे को राजस्थान में तो नहीं घुसने दूंगा। तभी उसी समय जो युद्ध होता है राणा सांगा ने बयाना जो क्षेत्र था वो किसका पड़ता था? राजस्थान में सांगा का। सांगा ने एक सेनापति नियुक्त कर रखा था कहाँ पर? बयाना में। वो पत्र लिखता है साहब सांगा को कि अपने ऊपर आक्रमण होने वाला है, इसलिए सेना भेजो। राणा जो सांगा था वो सेना भेजता है, और सेना भेजने के पश्चात खुद स्वयं भी जाता है, और युद्ध होता है जिसमें बाबर का जो सेनापति था मेहंदी ख्वाजा, इसके मध्य युद्ध होता है। और जो इस युद्ध में जो बाबर की सेना रहती है वो हार जाती है, बुरी तरह से हार जाती है साहब। सैनिकों को बढ़िया, सांगा के सैनिक कूटते हैं बाबर के सैनिकों को बढ़िया अच्छे से ही। ठीक है, फिर उसके बाद ये लोग भग जाते हैं। कौन? बाबर की सेना पीछे हट जाती है, और इसमें विजेता कौन रहा है? सांगा इसमें विजेता रहा है। उसके बाद हम बात करें तो खानवा जो पड़ता है भरतपुर का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 ईस्वी को ये युद्ध होता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। बिल्कुल। तो ये युद्ध होता है खानवा का। तभी 21 फरवरी और 17 फरवरी दोनों में एक महीने का अंतर आ जाता है, डिफरेंस है इसमें। ठीक है, तो तभी ये युद्ध भी किसके लिए होता है? राणा सांगा और बाबर दोनों के बीच में ये युद्ध होता है। अब इस युद्ध की क्या रहती है परंपरा, कि जो बाबर रहता है उसके पास ये जो सैनिक थे इस युद्ध में लड़के गए थे, कहाँ के? बयाना से हारे हुए सैनिक थे। अब वो गए साहब, तभी जो है बाबर कहता है कि युद्ध की तैयारी करो फिर से। तभी इसके सैनिक कहेंगे कि ना, हम युद्ध नहीं करेंगे। बहुत जो राजपूत सैनिक है बहुत वीर है, बहुत बुरी तरह से युद्ध करते हैं, हमें तो हरा दिया और वापिस हमें नहीं आना, मना कर देते साहब। सैनिक सेनापति जो भी है बाबर के साहब बुरी तरह कूटा। तभी जो रहते हैं बाबर, बाबर कहता है कि युद्ध तुम करो न करो, कल बाबर अकेला ही युद्ध करने जाएगा साहब। ऐसे सेना सैनिकों को समझाता है। कौन? बाबर। और कहता है अलग अलग, जो बाबर अलग अलग कहता है उपाधियां देता है कि जो तुम है वो तुम्हें जो कर है तुम्हारा वो हटा दिया जाएगा। उसके अलावा अनेक प्रकार से सैनिकों में अट्रैक्शन पैदा करता है कि कैसे इनको समझाया जाए, अलग अलग तरीकों से समझाता है। और उसके अलावा कहता है बाबर कि जो तुम पे जो कर लगा रखा है वो हटा देंगे व्यापारियों को। और अनेक प्रकार की चीजें जो बाबर था वो शराब पीना छोड़ देता है, उसके जो चांदी के बर्तन है वो सब तो तोड़ देता है, और कहता है कि मैं आज के बाद आजीवन शराब नहीं पीऊंगा, ऐसे कहता है अपने सैनिकों से। और फिर उसके बाद सैनिक राजी हो जाते हैं कि हाँ साहब सही है, ठीक है। और धर्म युद्ध कहा इसको कि मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, जिहाद के लिए लड़ रहा हूँ। और ऐसे समझाता है। कौन? बाबर अपने सैनिकों को, सैनिक मान जाते हैं। तभी युद्ध होता है खानवा का। अब अपन आगे बात करेंगे डिटेल से। तो राणा सांगा और बाबर के मध्य ये युद्ध होता है साहब। ठीक है, और इधर सांगा भी पूरे राजस्थान में पत्र लिखता है सभी शासकों का, भाई बंधु काका ताऊ सबके लड़कों को, सभी को। और जो भी शासक थे जितने भी जिसने सांगा के अधीन थे सभी सबको पत्र लिखता है अलग अलग। और सब इस युद्ध में सम्मिलित हो जाते हैं। राजस्थान अभी तो भारत का एकमात्र ऐसा युद्ध जिसमें सारे शासक मिलकर युद्ध करते हैं, और सांगा के नेतृत्व में ये युद्ध होता है। ठीक है, तो इसमें विजेता कौन रहा था? बाबर रहा था। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी के अनुसार बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए मेवाड़ के शासक सांगा ने ही आमंत्रित किया था। अब जो बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, उसके अनुसार भारत में आक्रमण करने के लिए बाबर की जो है आत्मकथा उसमें सांगा ने ही आमंत्रित किया। कौन कहता है इसे? बाबर कहता है। फिर उसके अलावा हम आगे बात करें तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में राणा सांगा पर विश्वासघात का भी आरोप लगाया था साहब। जो बाबर की आत्मकथा रहती है उसमें ये कहता है कि राणा सांगा ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तो ये सब है नहीं, पर वो खुद स्वयं की तारीफ के लिए ये सब कहता है। और उसके अलावा हम बात करें तो इसमें इसे भी लिखा गया कि जो
लोधी वंश है यहाँ पे, दिल्ली के शासक, उसको हरा कर अपन दोनों भारत में राज करेंगे, ऐसा भी कहा गया, तो ऐसा भी नहीं है। उसके अलावा बाबर ने अपनी सेना को लड़ने के लिए मैदान में ही एक जोशीला भाषण दिया साहब। और बाबर ने खानवा के युद्ध में से पूर्व शराब न पीने की शपथ ली थी, और युद्ध मैदान में ही शराब पीने के चांदी के बर्तन तोड़वा दिए साहब। कौन? बाबर, जो रहता है आजीवन शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा करता है कि मैं मेरे जीवन काल में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, और उसके अलावा जो चांदी के बर्तन थे उनमें शराब रखी थी वो सब तोड़वा दिए आदेश देके। उसके अलावा जोशीला भाषण देता है, कहता है सैनिकों को समझाया था, अपन ने अभी बात की थी। और उसके अलावा धर्म युद्ध इसको बताया है। बाबर ने इसी युद्ध से पूर्व सैनिकों पर लगाए जाने वाले तमगा कर, आयात शुल्क को भी समाप्त करने की घोषणा की है। जो सैनिक है उनको समझाता है अलग अलग तरीके से बाबर, और कहता है कि जो तुम पे तमगा कर है वो हटा दिया गया है। ठीक है। बाबर ने खानवा युद्ध में तुलगुनुमा चक्रव्यूह युद्ध पद्धति और तोपखाने बारूद का प्रयोग किया था। किसने किया था? और राजस्थान में तोपखाने का प्रयोग सर्वप्रथम इसी खानवा के युद्ध में हुआ था। जो खानवा जो युद्ध था, तो बाबर नई नई रणनीति के तरह से खान सांगा को पराजित करने की सोचता है, और उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो बाबर ने खानवा के युद्ध जीतकर, जो जीता युद्ध, उसमें गाजी काफिरों को मारने वाला इनकी उपाधि धारण की थी। किसने की थी? बाबर ने। और बाबर ने खानवा के युद्ध को जिहाद, धर्म युद्ध घोषित किया था। कहा था कि ये धर्म युद्ध है, जिहाद है ये, इसलिए आप सभी को युद्ध करना पड़ेगा। अपने सैनिकों से कहता है। कौन कहता है? बाबर। ठीक है। कहा जाता है कि खानवा के युद्ध में रायसीन, जो एमपी का शासक था, जागीरदार सलहदी तंवर ने सांगा के साथ विश्वासघात किया था। जो सलहदी तंवर था, ये सांगा की तरफ से युद्ध करने आता है, इसको भी पत्र भेजा था सांगा ने। तो ये सांगा की तरफ से युद्ध करने आया, तो ये फिर बाद में बाबर की तरफ मिल जाता है, और फिर ये बाबर की तरफ से युद्ध लड़ता है। तो ये विश्वासघात करता है। कौन करता है? तो ये सलहदी तंवर, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। सांगा ने खानवा युद्ध से पूर्व में आमंत्रित करने के लिए सभी राजपूत शासकों को पत्र लिखा, जिसे अपन क्या कहते हैं? पाती पर्वण की परंपरा कहते हैं। कि सभी राजाओं को, अपन ने बात की थी अभी, कि सभी राजाओं को पत्र लिखता है। कौन? सांगा। सांगा सभी को पत्र लिखता है कि अपन सभी मिलकर युद्ध करेंगे। जो विदेशी शक्ति आई है बाबर, उसके खिलाफ अपन सब युद्ध करेंगे साहब। ठीक है। सारे राजा एकत्रित हो जाते हैं, और सब अलग अलग राज्य के अलग अलग शासक आ जाते हैं सांगा के साथ युद्ध करने, और जिसे अपन क्या कहते हैं? पाती पर्वण। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से सभी राजपूत शासक एक संघ बनाकर लड़ने आए थे साहब। एक संघ बना लिया। इसी प्रकार राजस्थान के इतिहास में यह एकमात्र अवसर था जब सभी राजपूत एक संघ बनाकर युद्ध लड़े थे। जो सांगा था, इसने सारे राजपूतों को इकट्ठा किए, सारे शासकों को इकट्ठा किए। फिर उसके बाद इन्होंने युद्ध लड़ा। किसके खिलाफ? बाबर के खिलाफ। और जो पत्र लिखा है उसको अपन क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अपन पाती पर्वन परंपरा। पाती पर्वण परंपरा कहते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करें तो कौन कौन से शासक आए थे उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो खानवा के युद्ध के सांगा की ओर से निम्न शासकों ने भाग लिया था। ठीक है। बाबर तो अकेला ही था, उसकी सेना भी बहुत कम थी, और इधर जो राजपूत थे उनका एक तरफा माहौल था, और उन्होंने युद्ध किया था। ठीक है। तो जो जागीरदार है, कौन कौन जागीरदार आते और कहाँ कहाँ के शासक आते, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ऊपर माल जो है, वहां का शासक आता है अशोक परमार। इस युद्ध में इसको भी पत्र लिखा सांगा ने, और इसको भी आमंत्रित किया। फिर उसके बाद चंदेरी का शासक कौन? मेदिनी राय, ये भी आता है। और बीकानेर का शासक कुंवर कल्याणमल सिंह। कल्याणमल सिंह थे इसके पिता शासक थे, तो वो अपने पुत्र कुंवर कल्याणमल को भेजते हैं सांगा के साथ युद्ध करने। उसके बाद जोधपुर। अब जोधपुर का शासक कुंवर मालदेव, जिसे अपन गांगा भी बोलते हैं।
और इधर इधर जो गुजरात है इधर से भारमल जी आते हैं युद्ध करने। ठीक है, तो भारमल युद्ध करने आता है। उसके बाद वागड़, अब वागड़ में कौन, उदय सिंह भी अपनी सेना के साथ आता है और युद्ध करता है। उसके बाद काठियावाड़ जो पड़ता है गुजरात, वहाँ का झाला अज्जा ये युद्ध करने आता है। उसके अलावा गोगुंदा, गोगुंदा का शासक झाला सज्जा ये युद्ध करने आता है। मेवात जो हसन खां मेवाती भी युद्ध करने आता है। और देवलिया, देवलिया का शासक था बाघ सिंह युद्ध करने आता है। आमेर, आमेर का पृथ्वीराज है ये भी युद्ध करने आ जाता है। ये पृथ्वीराज सांगा का भाई नहीं, ये आमेर का जो शासक है वो रहता है। पाली, पाली में अखिराज सोनगरा जो था वो युद्ध करने आता है। ये कौन था अखिराज सोनगरा, ये था प्रताप का नाना, महाराणा प्रताप के जो नाना जी थे अखिराज सोनगरा, वो भी युद्ध करने आते थे। ठीक है, तो ये सारे शासक सांगा की तरफ से अपनी अपनी सेना लेकर आते हैं और युद्ध पद्धति के हिसाब से सांगा के नेतृत्व में खानवा का युद्ध लड़ा जाता है। इन सभी के नेतृत्व में सभी अपनी अपनी सेना को लेकर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करें तो खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से महमूद लोधी व आलम खां लोधी ने भी भाग लिया था। किसने लिया था, तो सांगा की ओर से महमूद लोधी और आलम खां लोधी ने भी भाग लिया था। महमूद लोधी ने तो सांगा को दिल्ली का शासक भी स्वीकार कर लिया था साहब। जो महमूद लोधी था, इब्राहिम लोधी का भाई, उसने तो जो शासक था कौन, सांगा, राजस्थान दो शक्तियां थी, एक तो अफगान थे एक राजपूत थे भारत में। तो जो सांगा था इसने दिल्ली के आसपास के जो 200 गांव है उनको भी विजय कर लिया था। और किसने शासक मान लिया था, तो शासक मान लेता है महमूद लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी का भाई। इतिहासकार एएल श्रीवास्तव के अनुसार बाबर व सांगा की सेना का अनुपात 1:2 था साहब। जो एएल श्रीवास्तव रहे हैं इतिहासकार, उन्होंने इन सेनाओं का अनुपात लगाया तो बाबर और सांगा और बाबर की जो सेना थी उनका अनुपात रहता है 1:2 अनुपात के अनुसार ये युद्ध होता है साहब। खानवा युद्ध के दौरान सांगा के पैर में जहरीला तीर लगने के कारण वह घायल हो गया। कौन घायल हो गया, सांगा घायल हो गया साहब खानवा के युद्ध में। उसे कुंवर मालदेव और पृथ्वीराज ने युद्ध मैदान से निकालकर रणथंबोर पहुंचाया था साहब। कहाँ पे पहुंचा देते वही समय रणथंबोर होकर, और ये कहाँ पे जाते हैं जो मेन जगह इनका रहता है वहां जाते हैं। और सांगा के युद्ध मैदान से चले जाने के बाद काठियावाड़ झाला अज्जा राणा सांगा के राज चिन्ह धारण कर युद्ध में क्या नेतृत्व करता है, कौन करता है, झाला अज्जा है वो राणा सांगा का राज चिन्ह धारण कर लेता है और फिर उनका वेश बनाकर और युद्ध मैदान में उतर जाता है। कौन, झाला अज्जा, और वो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाता है झाला अज्जा। कहा जाता है कि जैसे ही युद्ध भूमि क्षेत्र जो रहता है, इधर से बाबर की सेना, उधर से सांगा, और सांगा आगे बढ़ता है, अभी हम बात करेंगे डिटेल से। तो राज चिन्ह धारण कर लेता है, कौन कर लेता है, झालाजा। सांगा ने रणथंबोर में रुकने के दौरान रणथंबोर का किला जो था अपनी पत्नी कर्मावती, कर्णावती भी अपन बोलते हैं के नाम से किया। किसने किया है, सांगा ने। ठीक है, सांगा का रणथंबोर से बसवा ले जाया गया और जहां सांगा व उसकी सेना का इलाज किया गया। जो सांगा है उसको घायल हो गया था सांगा जहरीला तीर लगने के कारण, तो रणथंबोर होते हुए कहाँ पे ले जाते हैं इसको, बसवा दौसा में ले जाते हैं। ये यहाँ पे रुकता है बसवा दौसा में, और उसके अलावा इसका स्वयं का इलाज और सेना का इलाज करवाते हैं। कौन, जो इसके सेनापति थे, इनके साथ जो शासक थे वो। बसवा में ही राणा सांगा ने शपथ ली थी कि जब तक वह बाबर का को पराजित नहीं कर देगा तब तक वह सिर पर न पगड़ी धारण करेगा और न ही अपनी राजधानी में चित्तौड़ में प्रवेश करेगा साहब। जो सांगा था ये एक शपथ ले लेता है और कहता है कि मैं जब तक बाबर को नहीं हराऊंगा तब तक मैं अपने सिर पर पगड़ी नहीं पहनूंगा, उसके अलावा अपनी राजधानी जो है चित्तौड़ में वहां पर नहीं जाऊंगा। अपन ने इससे पहले लेक्चरों में भी बात की कि जो राजपूत शासक हुआ करते थे उनके पास दो ही ऑप्शन है कि युद्ध भूमि क्षेत्र में जाओ तो सामने वाले को निमटा के आओ, या फिर स्वयं निमट के आ जाते थे, सामने वाले को मार देते थे या जो शासक रहते उसको, या फिर खुद वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। ये परंपरा रही है क्योंकि ये लोग हार कर कभी नहीं आते थे।
बसवा से चंदेरी के शासक मेदिनी राय की बाबर के विरुद्ध सहायता करते जाते समय कालपी, जो कहाँ पे पड़ता है, एमपी मध्य प्रदेश नामक स्थान पर, सांगा का एक सरदार करमचंद पवार ने सांगा को जहर दे दिया गया। इस कारण 30 जनवरी 1528 को कालपी में ही सांगा की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? कालपी जो एक स्थान पड़ता है, वहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? सांगा की। कब होती है? 30 जनवरी 1528 को। राणा सांगा का अंतिम संस्कार जो किया गया है, ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया था, और जहां पर वर्तमान में इसकी छतरी बनी हुई है, जो वहां से राणा सांगा को लाया गया और फिर भीलवाड़ा में मांडलगढ़ पर इनका अंतिम संस्कार किया गया सांगा का। और उसके अलावा इनकी जो छतरी बनी हुई है, वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही इनकी छतरी बनी हुई है। तो इसका जो सरदार था, कौन था? करमचंद पवार। उसने सोचा, सांगा ने शपथ ले ली और ये सैनिकों से कहता है कि साहब चले अपन आगे बढ़े, युद्ध करें। तभी सैनिक इससे मना करते थे, सेनापति सरदार वो मना करते हैं कि साहब रहने दो, आप पहले घायल है, एक बार अपनी शकल आईने में तो देखो, 80 घाव थे साहब। एक हाथ, एक पैर, एक आंख, तीनों नहीं थी राणा सांगा के पास, और 80 घाव थे। फिर भी अपने सैनिकों, सेनापति, सामंतों से कहता है कि चलो बाबर के पास। ऐसा वीर योद्धा रहा कौन? राणा सांगा। उसके बारे में हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं विस्तार से। ठीक है। तो इधर तो रहता है राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा। और इधर रहता है बाबर। राणा सांगा और बाबर। और इधर जो रहती है, ये राणा सांगा की सेना और इधर बाबर की सेना। ठीक है। अब दोनों में इधर सेना, सैनिकों की संख्या जो थी वो बहुत ज्यादा थी। किधर? राणा सांगा की तरफ से इधर सैनिक है। पर जो बाबर था, इसकी तरफ थी तोपें। क्या थी? तोपें। इसने तोपें लगा दी यहाँ पे, है ना। सैनिकों की संख्या कम थी। किसके पास? बाबर। उस जमाने में, उस समय जो सर्वप्रथम भारत में तोप और उसके अलावा बारूद का सबसे पहले जिस युद्ध में उपयोग किया गया था, वो खानवा का युद्ध था। और सर्वप्रथम जो विदेशी था, कौन था? बाबर। तो विदेश से तोपे ओपे साथ में लाया था, और बारूद भी साथ में लाया। तो यहाँ पे ये तोपे रख देते हैं, और इधर जो राणा सांगा की सेना थी, इनके पास तो तलवारें, छोटे मोटे हथियार ही थे, और इसके पास तोपे थी, बारूद थे। और ये सेना को एक चक्रव्यूह रचता है। चक्रव्यूह कहता है कि अपन को सेना है इसके पास ज्यादा, तो अपने को तीनों तरफ से वार करना है। कि किधर से? कि एक तो चल जाएंगे इधर से, साइड से, राइट साइड, एक चल जाएंगे लेफ्ट साइड से, और एक आगे से ये तोपे चलाते हैं साहब। अब जैसे ही जो बाबर की सेना रहती है, वो तोपे चलाती है किसकी? सांगा की सेना पर। तो इससे बहुत नुकसान होता है साहब, हजारों सैनिक मर जाते हैं। ठीक है, इससे नुकसान होते हैं। और जो राणा सांगा रहता है, वो हाथी पे सवार रहता है। तभी राणा सांगा देखता है कि ये क्या हो रहा है साहब। सभी जो सेनापति थे, शासक थे, इतने सारे राजपूताना के शासक, और सभी देखते कि ये आग किधर से निकल रही है। अब तोपें चल रही है, बारूद है। उस समय इनको तो ज्ञान ही नहीं था, ये तो जानते नहीं थे कि भाई तोप क्या होती है। तभी ये सोचते कि तोपें कहाँ से हो रही है, ये क्या बिजली का भूकंप है कि क्या है, ऐसे परेशान हो जाते हैं। और ये इधर से बाबर की सेना जो है तोपें छोड़ रही है साहब। ठीक है, इधर। और ये सांगा की सेना में बहुत नुकसान हो रहा है। सांगा अपने हाथी पे बैठा बैठा जो एरावत हाथी चलाने वाले से कहता है कि भाई, जो मेरी सेना है वो बहुत बुरी तरह से जा रही है, अब मेरे जो हाथी है इसको आगे लो। और जो वो उसका हाथी एरावत था, वो आगे बढ़ता है, और राणा सांगा आगे पहुंच जाता है। और राणा सांगा आगे पहुंचते ही जो राजपूतों में एक बात हुआ करती थी, राजपूतों में ये बात हुआ करती थी कि कोई शासक है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो सेना वापस भग जाती है, हार जाते हैं। उसके अलावा यही फोकस हुआ करता था। तो जो बाबर है, वो बाबर अपनी सेना से कहता है, किससे कहता है? सेना से, कि जो ये तीर चला रहे हो तुम, ये सब के जो सांगा था वो आगे आ जाता है यहाँ पर ऐसा कैसा आते से, और आगे आके, और जो सेना को आदेश देता है बाबर के, सारे तीर तुम किसके ऊपर छोड़ो, मेन फोकस सांगा के ऊपर। किसके ऊपर? सांगा। सांगा के ऊपर फोकस करो। तभी एक तीर, जहरीला तीर सांगा के पैर में लग जाता है।
अब सांगा घायल, उसी तरफ जहां हाथी पे बैठा था वहीं घायल होके गिर जाता है साहब। तभी जो राजपूतों की सेना थी उसमें आहट मच जाती है कि जब राणा सांगा मृत्यु हो गई साहब, घायल हो गया। पर अफवाह तो फैला दी कि सांगा की मृत्यु हो गई। तभी जो सेना है वो भागने लगी, और जो शासक थे वो सब दूर दूर जाने लगे, सब भागने लगे साहब। तभी इनको बाहर निकाल देते युद्ध भूमि क्षेत्र से, और जो झाला अज्जा है वो इनका राज चिन्ह धारण करके और फिर युद्ध लड़ता है, और तभी उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो बाबर की जो सेनाएं इधर से आक्रमण करती है और इधर से जो सेनाएं वो इधर से आक्रमण कर देती है, तो दोनों तीनों तरफ से जो सैनिक है वो घेर लिए जाते हैं। और उसके अलावा सांगा की हार के क्या कारण रहे? हार के कारण, तो हार के एक कारण ये भी माना जाता है कि जो राजपूत शासक थे इनके जो हथियार थे वो बहुत हेवी थे, बिल्कुल भारी हथियार थे। और जो बाबर की सेना के पास हथियार थे वो हल्के थे, कि ये हथियार उठाए इतने में तो वो सामने वाला निमटा के चल जाता है ऐसा मार के। तो ये भी एक कारण था कि इनके पास भारी हथियार थे साहब, भारी हथियार, ठीक है। और उसके अलावा और क्या था, ये जो इन्होंने इनके पास जो थे घोड़ों पर सवार होकर युद्ध किया साहब। किसने? बाबर की सेना, बाबर के पास घोड़े थे। और ये जो राणा सांगा था ये हाथी पे बैठ के गए थे। जो घोड़ा है उसकी गति तेज होती है, हाथी की गति धीमी होती है। तो हाथी इधर उधर जाए इतने में तो तुम घोड़े पे बैठ के 10-15 सैनिकों को तो यूं मार सकते हो, यूं। तभी ये सब नीतियां रहती है। उसके अलावा जो इसने धर्म चक्रव्यूह रचा, अब उस चक्र में जो सेना आ जाती है तो इधर से ये सैनिक आक्रमण करता है, इधर से ये सैनिक आक्रमण करता है। अब दोनों के बीच में ये युद्ध हो रहा ना, तो इधर ये तीसरा भी आकर इस पे निपटा देता है। किसको? राणा सांगा की सेना पर ऐसे आक्रमण कर देता है साहब। तभी ये जो राजपूत सैनिक है कि ये कहते हैं कि ये युद्ध के विरुद्ध है, तुम पीछे से वार क्यों कर रहे हो, सामने से लड़ो। भाई ऐसा रूल होता था युद्ध में कि एक जने से एक ही युद्ध करेगा, ऐसा कहा जाता था। पर जो ये बाबर की सेना थी ये तो पीछे से भी वार करती है और इधर से सामने से भी वार करती है, तो वो हारने की फुल संभावना है इसे। तो ये सब हो जाती है। और फिर इन सब गतिविधियों के पास जो इसके पास घोड़े थे, अच्छी युद्ध नीति थी, जो तोपे थी उनका सामना नहीं कर पाए राजपूत सैनिक जो थे। उसके अलावा फुल पूरा प्रयास किया इस युद्ध में जीतने का, परंतु सांगा इस युद्ध में हार जाता है। तभी अनेक प्रकार के प्रयास करने के पश्चात भी बाबर जो रहता है इस युद्ध में विजय हो जाता है। कौन विजय हो जाता है? तो बाबर। और हम बात करें तो इनकी जो सेना पद्धति थी वो भी अलग थी, नेतृत्व करता एक नहीं था। अब इतने सारे शासक आए साहब, ये शासक आए, अब ये अलग अलग सेना को लेके आए। अब जो अलग अलग सेना को लेके आए इनका नेतृत्व एक ही आदमी नहीं करता है, अलग अलग शासक करता है। तो ये भी युद्ध की हार की नीति बताई गई कि अगर एक नेतृत्व करते सारे मिलके एक साथ लड़ते तो उसमें भी संभावना थी। उसके अलावा जो सांगा था वो स्वयं युद्ध भूमि क्षेत्र में नहीं रहता आगे तो भी जीतने की संभावना रहती, वो पीछे रहता, अपनी सेना कोई आगे करता। पर राजपूतों में तो जोश रहता है, शासकों में जोश था उसमें, और आगे जाता है। और आगे जाते हैं वो तीर लगने के कारण घायल हो जाता है। और जो अलग अलग सैनिकों ने जो ये झाला अज्जा है, ये राज राणा सांगा था उसका राज चिन्ह धारण करता है। तो ये सब युद्ध नीतियां हुई थी। तो जो बाबर था उसने तोपों का प्रयोग किया था युद्ध में, इसलिए भी विजय रहा। इसके पास घोड़े थे और नए हथियार थे बिल्कुल, और हल्के हथियार थे। ये सब कारण बताया गया कि इन सब कारणों से बाबर विजय रहा। और तब भी उसके बाद भी बाबर ने कभी भी राजस्थान पर आक्रमण नहीं करता है, क्योंकि राजस्थान वाले तो फिर भी लड़ने के लिए तैयार थे कि जीत जाएंगे अपन, तो क्या है, बस ये है, कॉन्फिडेंस था उनमें। तो ये युद्ध नीतियां रहती है किसकी? सांगा की। और तभी सांगा की मृत्यु हो जाती है। कौन से स्थान पर हो जाती है? तो इसकी मृत्यु 30 जनवरी 1528 को कालपी में मृत्यु हो जाती है, और इसका अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया जाता है। और फिर ये युद्ध नीतियां रहती है। तो बाबर किस
कारण विजय रहा तो उसने राजपूतों को धोखे से किया। ये लोग जानते नहीं थे कि तोपें क्या रहती है, बारूद क्या रहता है, इसलिए ये हार का सामना करना पड़ता है। नहीं तो अपन बात करें तो सारे युद्धों में सांगा पूरा विजय रहा है। और हर युद्ध में खातौली हो बयाना, इस युद्ध में सांगा की जो सेना थी वो बाबर की सेना को बढ़िया भगा भगा कर मारती है। और मना भी किया था बाबर से सेना ने कि हम राजपूतों से युद्ध नहीं करेंगे, बहुत बुरा मारते हैं साहब। तभी बाबर ने अनेक प्रकार के विकल्प किए कि अपने जो शराब की पी रहा था उसी समय सैनिकों को भाषण देते हुए तभी वो शराब का गिलास फेंक देता है। और जो वो बर्तन थे चांदी के वो सब तोड़वा देता है, शराब की बोतलें थी सब नष्ट करवा देता है। कौन? बाबर। तो एक सैनिकों में जोश जगा देता है वो, और धर्म युद्ध कहा। और कहा कि अल्लाह जिला मुझे ऊपर जगह देगा अगर मैं अकेला युद्ध करने गया तो, ऐसे भी कहा बाबर ने। तो ये सब जो रणनीतियां रही है ये बाबर की रणनीतियां रही, उसमें यह विजय रहा है। और फिर उसके बाद जो शासक आता है अगला राणा सांगा का पुत्र, उसकी हम बात करेंगे आगे। और अभी के लिए धन्यवाद।